हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस का जो बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, इसमें से फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। अभी ये जो पावर शेयरिंग है इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में देखेंगे। एक पहली थिंग है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, और दूसरा है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये दोनों भी पॉइंट आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ में, दैट इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर हमें मिलता है दो रीजंस। हमारे पास दो रीजन दिए आपके टेक्स्ट बुक में। द फर्स्ट रीजन इज प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मॉरल रीजन। इन दो वजहों से हम बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ओके, तो लोकतांत्रिक जो देश है वहां पे पावर शेयरिंग डिजायरेबल होती है इन दो चीज़ों की वजह से, इन दो कारणों की वजह से, रीजंस की वजह से। तो प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिएगा। प्रूडेंशियल का मतलब होता है विवेकपूर्ण, कॉशियस, सोच या फिर समझदारी भरा, वाइज ऐसा डिसीजन। ठीक है, तो प्रूडेंशियल रीजन में हम देख सकते हैं कि प्रूडेंशियल रीजन जो है स्ट्रेस बेटर आउटकम्स। प्रूडेंशियल रीजन फोकस करते हैं अच्छे आउटकम्स हमें मिले, इसके लिए मीन्स अगर पावर शेयरिंग होता है तो हमें अच्छे आउटकम्स मिल सकते हैं, हमें अच्छे आउटकम्स मिलते हैं, इसी के लिए पावर शेयरिंग जरूरी होता है। सेकेंड थिंग, अभी पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब सब हम जानते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो या फिर कोई भी देश हो, वहां पे क्या हो सकते हैं, अलग अलग सोशल समूह हो सकते हैं, सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं। अगर उस देश में पावर शेयरिंग हो रहा है अच्छे से, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे जो कंफ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं, वो उनकी जो संभावना है, पॉसिबिलिटी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है पावर शेयरिंग की वजह से। जैसे कि एग्जांपल हमने देखा बेल्जियम का, वहाँ पे पावर शेयरिंग हुई, इसकी वजह से डच और जो फ्रेंच लोग हैं उनके बीच में जो क्या हो सकते हैं, कंफ्लिक्ट हो सकती है, वो उसकी संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई। तो इसी के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, जो कंफ्लिक्ट होते हैं उस पॉसिबिलिटी को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड, इसके लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। थर्ड पॉइंट, इट इंश्योर्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर झगड़े नहीं होंगे तो क्या होगा, तो देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा वो स्टेबल रहेगा। किसी भी देश को अनस्टेबल करना है तो वहाँ पे झगड़े होना जरूरी है। पावर शेयरिंग की वजह से क्या होता है, तो सबको पावर मिलती है, इसकी वजह से कोई भी झगड़े नहीं होते हैं और उस देश में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अभी जैसे कि श्रीलंका का एग्जांपल देखो, वहां पे पावर शेयरिंग नहीं किया गया तो वहां पे क्या हो गया, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी क्या, नहीं, वहां पे सिविल वॉर हो गया, लोग मारे गए हजारों, अंडरस्टैंड। तो इसी के लिए याद रखना है कि पावर शेयरिंग जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, जिसकी वजह से कोई भी झगड़े नहीं होते और देश अच्छे से डेवलप हो सकता है। फोर्थ, इसी के प्रूडेंशियल के अंडर ही इट कीप्स द कंट्री रनिंग स्मूथली, और देश जो है अच्छे से रन हो सकता है, अंडरस्टैंड। लास्ट का पॉइंट है पावर शेयरिंग प्रमोट्स द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। एकता, एकात्मता आ सकती है देश में अगर पावर शेयरिंग की जाती है तो, अंडरस्टैंड। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग जरूरी है किसी भी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में। अभी आगे देखेंगे मॉरल रीजन। मॉरल रीजन हमें क्या बताते हैं, देखो मॉरल रीजन में हम देख सकते हैं कि इट एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। ये हमें बताते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है, तो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत जरूरी है किसी भी देश में। क्यों जरूरी है, क्योंकि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है वो लोकतंत्र का आत्मा होते हैं, अंडरस्टैंड। सो देयरफॉर पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं, देखो कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, वहां पे पावर किसी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं होती है, वो डिवाइड होती है, अंडरस्टैंड। तो इसी के लिए हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो क्या है, तो पावर शेयरिंग है, अंडरस्टैंड। और एक चीज जो पावर शेयरिंग का हमें बेनिफिट है, जिसके लिए पावर शेयरिंग जरूरी है, तो वो क्या है, पावर शेयरिंग क्या प्रोड्यूस करता है, एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट हमें मिल सकता है बिकॉज ऑफ द पावर शेयरिंग। समझ रहे हैं आप मैं क्या बता रहा हूँ?
इसका मतलब होता है कि जो पावर शेयरिंग होती है इसकी वजह से हमें एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट मिलता है, रिस्पॉन्सिबल मिलता है और साथ ही साथ लेजिटिमेट गवर्नमेंट हमें मिलता है। मीन्स लोग खुद क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट में शामिल हो सकते हैं। अंडरस्टैंड, वो पता कर सकते हैं कि उन पर कौन रूल कर रहा है, दैट ऑल्सो दे कैन चेक। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है आपको एग्जाम में तो यू शुड राइट ऑल दिस पॉइंट्स इन दैट क्वेश्चन। अगर 3 मार्क के लिए आता है तो इस तरह से आपको लिखना है, या फिर 5 मार्क के लिए आता है तो ये डिटेल आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कौन से फॉर्म्स होते हैं पावर शेयरिंग के, अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो जनरली जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है आपको ये 4 तरह के पावर शेयरिंग आपको दिखाई देगी मॉडर्न डेमोक्रेसी में। तो पहला है देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दूसरा है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और लास्ट वाला है पावर शेयरिंग अमंग इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स। ओके, तो ये 1 बाय 1 हम अभी आज समझने वाले हैं। तो आपको इस पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि एक्सप्लेन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, 5 मार्क के लिए आएगा तो आपको ये सब के बारे में लिखना पड़ेगा। या फिर सिंगल आ सकता है एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, 3 मार्क के लिए, या फिर इसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल मींस पैरेलल, एक लाइन में जिसे बोल सकते हैं हम इक्वल स्टेटस, इसे बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल। अंडरस्टैंड, पैरेलल होते हैं एक ही लेवल पर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑफ पावर जो है ये शेयर की जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, एक है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इनके बीच में क्या की जाती है, तो पावर शेयर की जाती है। किसमें, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में। ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, किसके बारे में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, आपको मालूम है कि दिस इज द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मींस पावर जो है वो शेयर की जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इन तीनों में। अरे ये जो पावर शेयर की जाती है इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स, इसी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के वो क्या होते हैं, तो वो सेम लेवल पर काम करते हैं और अलग अलग पावर को वो एक्सरसाइज करते हैं। अलग अलग पावर को एक्सरसाइज करना, अभी लेजिस्लेचर के पास क्या पावर रहेगी, टू मेक द लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव के पास क्या काम रहेगा, तो ये जो लॉ बना है उसे इंप्लीमेंट करना। अंडरस्टैंड, और जुडिशियरी का काम हमें सबको मालूम है कि इंटरप्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने का काम जुडिशियरी में होता है। मींस इन सबके पास सेपरेट पावर है, वो खुद की पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये सेम लेवल पे काम करते हैं। अभी ये सेम लेवल पे काम कर रहे हैं और सेपरेट पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका एक बेनिफिट होता है कि इसकी वजह से नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। किसी भी ऑर्गन के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं होती है। ठीक है, इसके पास लॉ बनाने की पावर है तो ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेजिस्लेचर वाले एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उसे यूज नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इंप्लीमेंट करने का काम इनके पास ही है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको इंटरप्रेट करने का काम इनके पास ही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे, कोई लॉ बना है तो वो करेक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, ये देखने का काम जुडिशियरी करेगी, न्याय व्यवस्था जिससे कहा जाता है। तो कोई भी ऑर्गन जो है वो क्या नहीं करेगा, अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं करता है बिकॉज ऑफ दिस पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग किया गया है। अंडरस्टैंड, हर एक ऑर्गन जो है वो चेक्स द अदर्स, दूसरे को वो चेक करने का काम करता है, और इसके वजह से क्या बन जाती है, तो दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है। किस तरह से बैलेंस बना रहता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है, इसे मिनिस्टर्स बोलते हैं, वो पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, मगर इवन आफ्टर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, क्या बोल सकते हैं उसे, पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली। अगर यूनियन लेवल का अगर कोई ये है मिनिस्टर, तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा पार्लियामेंट के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट का है तो दैट मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट असेंबली। समझ रहे आप। और एक चीज़ आपको याद दिला दूं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जजेस को अपॉइंट करते हैं, मगर ये भी उतना ही सही है कि जुडिशियरी जो है वो क्या करती है, तो फंक्शनिंग देखने का काम करती है कि एग्जीक्यूटिव प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं,
या फिर इन्होंने लॉ बनाया वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये देखने का काम जुडिशरी करती है। इसी वजह से इसे और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम। एक दूसरे को चेक करने का काम वो करते हैं, समझ रहे आप। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो आपको मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, या फिर इसे ही कहा जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर को हम क्या बोलते हैं, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोला जाता है इसे। तो इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में आप देखेंगे कि पावर जो है वो शेयर की जाती है अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल के जो गवर्नमेंट है उनमें पावर शेयर की जाती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर देता है लोकल गवर्नमेंट को। अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये किसके लिए होता है, फॉर द होल कंट्री, जो पूरे देश के लिए होता है, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में इसे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री, अंडरस्टैंड। और किसी देश में क्या होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हैं, रीजनल गवर्नमेंट होते हैं। अब ये जो प्रोविंस या फिर रीजनल गवर्नमेंट, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से कॉल किया जाता है। इंडिया में इसे बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट। अब इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है। वहाँ के उस सपोज गुजरात है या फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के लिए जो गवर्नमेंट रहेगा उस स्टेट के लिए उसे बोला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमने देखा था बेल्जियम में दो रीजनल गवर्नमेंट थे, एक था वॉलोनिया और दूसरा था फ्लेमिश, अंडरस्टैंड। तो वो हो गई रीजनल गवर्नमेंट। वैसे हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट इसे बोला जाता है, तो उनको भी कुछ पावर दी जाती है। और बाद में होता है लोकल लेवल गवर्नमेंट। अभी बेल्जियम में वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इंडिया में होता है लोकल गवर्नमेंट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले सेकेंड चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है देश का, उसमें क्लियरली ले डाउन किया जाता है पावर को ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इसे फेडरल डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोला जाता है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन होता है कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेगी, ये ऑलरेडी मेंशन किया जाता है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दी जाती है, अंडरस्टैंड। और ये जो पावर को दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यही सेम प्रिंसिपल क्या किया जाता है, तो डाउन साइड में स्टेट गवर्नमेंट में भी यूज किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, तो उसकी पावर कुछ ना कुछ पावर लोअर गवर्नमेंट को देता है। अभी लोअर गवर्नमेंट में आता है पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटी। मीन स्टेट गवर्नमेंट म्यूनिसिपालिटी और पंचायत को भी कुछ ना कुछ पावर शेयर करता है। तो इसका मतलब है कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर होना, इसका मतलब है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ये जो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसमें अभी मैं ज़्यादा इसके बारे में बोलूँगा नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है कि पावर को शेयर किया जाता है अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। कौन से लेवल, सेंट्रल, स्टेट और बाद में लोकल, अंडरस्टैंड। इसे बोला जाता है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम अभी, दैट इज द थर्ड, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया, देखो पावर जो है मे ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। पावर को शेयर किया जाता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। वो सोशल ग्रुप्स लिंग्विस्टिक बेस हो सकते हैं या फिर रिलीजियस बेस भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट का बेल्जियम का, वहाँ पे जो था वो लिंग्विस्टिक जो ग्रुप है उसके बेसिस पे ये सोशल ग्रुप्स थे, उनको भी पावर दी गई थी, ठीक है। तो ये इस तरह से भी पावर शेयर की जा सकती है, ठीक है। अगर कुछ कंट्रियाँ देखेंगे आप, कुछ देश जैसे कि भारत है, इंडिया में भी वैसी कंडीशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट होती है किसके लिए, कि जो सोशली वीकर सेक्शन है और साथ ही साथ विमेन है उनको क्या मिले, तो एक रिप्रेजेंटेशन मिले इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक लीगल अरेंजमेंट की जाती है। जैसे इंडिया में आप देख सकते हैं कि जो SC ST जो ये है उनको क्या किया गया है, तो कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई है। तो ये इसका फ़ायदा क्या है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का, क्योंकि वो पावर में आ सकते हैं और उनको ऐसा फील नहीं होगा कि दे आर एलिनेटेड।
वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं, वो भी पावर में आ सकते हैं, उनके हाथ में भी पावर आ सकती है, वो भी लेजिस्लेचर में जा सकते हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं। इसके लिए ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई है, अंडरस्टैंड। तो वो भी पावर को एंजॉय कर सकते हैं, तो इसकी वजह से उनको क्या नहीं फील होगा, एलिनेट फील नहीं होता है। सो इस तरह से हम समझते हैं कि ये जो पावर है वो क्या की जाती है, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को भी दी जाती है। जैसे कि विमेन के लिए एक नया लॉ बनाया गया है, विमेन रिजर्वेशन एक्ट। इसके तहत 33% रिजर्वेशन दिया गया विमेन को इन सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में, उसके बाद आफ्टरवर्ड्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर भी उनको 33% रिजर्वेशन दिया गया है, अंडरस्टैंड। तो इससे क्या होगा कि उनको उनके हाथ में भी पावर जाएगी और वो खुद को एलिनेट नहीं फील करेंगे, समझ रहे हैं आप। अभी हम बढ़ते लास्ट पॉइंट जो है पावर शेयरिंग अमंग इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स की तरफ। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट पावर शेयरिंग अमंग इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स। तो क्या दिखा देगा, देखो आपको यहाँ पे, तो ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है ये आप देख सकते हैं अलग अलग वेज से पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में आपको ये दिखाई देगा। अब पॉलिटिकल पार्टीज में किस तरह से पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट होती है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी में हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी काम कैसे करती है, थ्रू कंपटीशन, ओके, अमंग पार्टीज। अभी पार्टियों में कंपटीशन होता है कि कौन पावर में आएगा। इसके लिए क्या करती है, हर एक पार्टी अपने कंटेंडर्स देती है और वो कंटेंडर्स के बीच में रेगुलर इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद में वो पार्टी क्या आती है, तो पावर में आती है। इस तरह से पार्टी को क्या मिलता है, तो चांस मिलता है, पावर मिलता है, ठीक है। अभी ये जो मैंने आपको बताया कि कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, और ये जो कंपटीशन है इसकी वजह से पावर क्या होती नहीं है, तो एक के हाथ में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है। सपोज इस 5 साल के लिए कोई XYZ पार्टी है, तो अगले 5 साल बाद दूसरे पार्टी को चांस देंगे। तो इस तरह से पावर क्या होती है, इस पार्टी के हाथ से उस पार्टी के हाथ में चली जाती है। इसके लिए रेगुलर इलेक्शंस ये होते हैं डेमोक्रेसी में, ओके। और अलग अलग पार्टियाँ जो है उनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है, उनके अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं। तो इस तरह से पावर जो है एक पार्टी के हाथ से दूसरे पार्टी के हाथ में, मीन्स एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप के हाथ में पावर चली जाती है और उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको। आगे दिया देखो कोलिजन गवर्नमेंट। कभी कभी क्या होती है, 2 या 3 पार्टियां साथ में आती है, वो अलायंस बनाते हैं फॉर द इलेक्शन पर्पज। इलेक्शन होने के बाद में दे फॉर्म गवर्नमेंट, उसे बोला जाएगा कोलिजन गवर्नमेंट। तो कोलिजन गवर्नमेंट होने के बाद में सपोज 3 पार्टियां साथ में आकर कोलिजन गवर्नमेंट कर रही है, तो वो तीनों भी पार्टियों में क्या किया जाएगा, तो इक्वली पावर डिवाइड की जाएगी। या फिर कुछ किसी मिनिस्ट्री जो है वो अलग अलग पार्टी को अलग अलग लेवल में दी जाएगी। उनके जो विनर कितने हैं MPs और फिर MLAs, उनके हिसाब से पावर दी जाएगी, अंडरस्टैंड। रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। जो प्रेशर ग्रुप्स है, इंटरेस्ट ग्रुप्स है, उनका क्या रोल होता है, ओके। तो याद रखो, अभी ये जो ट्रेडर्स, फार्मर्स, वर्कर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट पर इन्फ्लुएंस करते हैं उनके डिसीजन के लिए। कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, तो ये जो ट्रेडर्स है, फार्मर्स है, वर्कर्स है, वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट होंगे गवर्नमेंट कमिटीज़ में और खुद का इन्फ्लुएंस बनाएंगे गवर्नमेंट के डिसीजंस पे, सजेशंस देंगे वो। और लास्ट क्या करेंगे, तो दे प्रेशराइज फॉर पॉलिसी इन देयर फेवर। उनके फेवर में पॉलिसी आनी चाहिए, इसके लिए वो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, अंडरस्टैंड। इस तरह से पावर शेयरिंग का ये लास्ट पॉइंट भी आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई आपकी सजेशन है, आपकी कोई कंप्लेन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, ओके। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय आप टेक्स्ट बुक साथ में लेकर ज़रूर बैठिएगा, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।